Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, सॉल्यूशन चैप्टर में हम पिछले लेक्चर में वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन को डिस्कस कर चुके और इस पर हमने राउल्ट्स नियम को पढ़ा था। एक बार मैं राउल्ट्स नियम को रिपीट करता हूँ। राउल्ट्स नियम हमारे पास दो कंडीशंस पे आता है। राउल्ट्स नियम को हम दो कंडीशंस पर डिस्कस करते हैं, राउल्ट या फिर राउले का नियम। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? एक कंडीशंस आती है वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउले का नियम। ठीक है, जब विलेय भी वाष्पशील है, हम जानते हैं विलायक वाष्पशील अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ जो हम विलेय प्रयुक्त कर रहे हैं ये विलेय भी हमारे पास वाष्पशील है। मैंने आपसे कहा मेरे पास एक विलयन है जिसमें विलेय प्लस विलायक दोनों हैं, दोनों घुल करके और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? विलयन का। ये विलेय हमने कैसा लिया है? वाष्पशील लिया है। तो मैं कहूँगा विलयन जो है, इस विलयन का वाष्प दाब विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। और मैंने कहा विलायक ए और विलेय को बी सपोज कर लें तो विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, हम डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ चुके हैं। एक किसी अवयव का आंशिक दाब, अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो मैं कह दूं पी ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मोल भिन्न के समानुपाती और बी का आंशिक दाब बी के मोल भिन्न के समानुपाती। तो पी ए इजिकल टू हो गया पी नोट ए मोल भिन्न ए और पी बी इजिकल टू हो गया पी नोट बी मोल भिन्न बी। ठीक है, अब यहाँ पी नोट ए और पी नोट बी जो है ये शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब हैं। ठीक है, शुद्ध अवस्था में ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब पी नोट ए है और बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब पी नोट बी है। अब हम कहेंगे इस आधार पर मैं कह सकता हूं विलयन का कुल वाष्प दाब इजिकल टू आ गया पी नोट ए मोल भिन्न ए पी नोट बी मोल भिन्न बी के बराबर। क्लियर हो गई बात? तो यहां से राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे किसी भी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। और टेम्परेचर को हम क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, यहां से मैं किसी भी एक अवयव का मोल भिन्न हटा करके दूसरे अवयव के सापेक्ष इसके मान को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड नियम आया था राउल्ट का नियम, और सेकंड नियम हमने पढ़ा राउल्ट का, वो लिया वाष्पशील की जगह हम विलेय जो है वो वाष्पशील के रूप में प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो जब इस विलयन का हम वाष्प दाब निकालेंगे तो ये केवल एक अवयव पर डिपेंड करेगा। कंडीशन सेकंड, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउले का नियम। ठीक है, तो मैंने कहा अब हमारे पास जो विलयन है, विलयन में दो अवयव हैं विलेय प्लस विलायक। तो मैं आपसे कहूँगा कि विलेय जो है ये हमारे पास अवाष्पशील है। तो मैं आपसे कहूँगा कि विलयन के वाष्प दाब में किसका रोल होगा? विलायक का रोल होगा। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब, विलायक को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। और विलायक का वाष्प दाब हम पढ़ चुके हैं पी नोट ए मोल भिन्न ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब मोल भिन्न ए की वैल्यू हमें पता है पी एस इजिकल टू पी नोट ए
1 माइनस मोलबिन ऑफ बी, क्योंकि हमें पता है ए और बी का मोलबिन का जो योग होगा वो 1 होगा, तो मोलबिन ए की जगह मैं 1 माइनस मोलबिन ऑफ बी कर सकता हूँ। विलेय प्लस विलायक के मोलबिन का योग किसी भी विलयन में कुल मोलबिन का मान हमेशा 1 होता है। तो मेरे पास ये आ गया पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए मोलबिन बी। ठीक है, यहां से मैं इसको सोल्व करें तो मैंने आपसे कहा पी नोट ए मोलबिन बी बराबर आ गया पी नोट ए माइनस पी एस, और मोलबिन बी निकालना पड़े तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ये तो हमारे पास पी नोट माइनस पी एस, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाष्प दाब अवनमन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, वाष्प दाब अवनमन को व्यक्त करता है। लेकिन यदि मैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट की चर्चा करता हूं तो ये व्यक्त करता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को। किसको व्यक्त करता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को व्यक्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ किसी भी विलेय का मोलबिन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, या मैं कह दूं किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोलबिन पर निर्भर करता है और विलेय के मोलबिन के बराबर होता है। ठीक है, ये राउल्ट का कौन सा लॉ आ गया, सेकंड लॉ। कौन सा लॉ आ गया, सेकंड लॉ। ठीक है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयनों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगा आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श व अनादर्श विलयन। ठीक है, हमारे पास हमने कहीं आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, आदर्श गैस समीकरण पढ़ी थी। आदर्श गैस समीकरण को फॉलो जो गैसें करती हैं प्रत्येक ताप और दाब की कंडीशंस पर, वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी की पालना करती हैं उनको हमने आदर्श गैस कहा है। ठीक है, और जो इसकी अनुपालना नहीं करती वो अनादर्श गैसें या वास्तविक गैसें कहलाती हैं। सेम हमारे पास विलयन के लिए एक नियम आ गया डियर स्टूडेंट्स, राउल्ट का नियम। तो मैं आपसे कहूँगा आदर्श विलयन क्या होते हैं। एक हमारे पास आ गया आदर्श विलयन और दूसरा हमारे पास हो गया अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। क्लियर। आदर्श विलयन क्या हो गए, वे विलयन जो राउले के नियम की पालना करते हैं। राउले के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। वो नियम कौन, वो विलयन क्या विलयन कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। और वे विलयन जो राउल के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे। पालना करेंगे वो कौन से विलयन कहलाएंगे, आदर्श विलयन। जो पालना नहीं करेंगे वो कहलाएंगे अनादर्श विलयन। राउल का नियम हमें क्या कहता है, राउले का नियम हमें कहता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। तो मैं कहूँगा आदर्श विलयन के लिए हमेशा विलयन का वाष्प दाब उसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब बराबर होना चाहिए पी नोट ए मोलबिन ए के, और बी जो है इसका आंशिक वाष्प दाब होना चाहिए पी नोट बी मोलबिन ऑफ बी के। ठीक है, अनादर्श विलयनों के लिए मैं कहूँगा पी सॉल्यूशन बराबर नहीं आएगा पी नोट ए प्लस पी बी के, और पी ए नोट इक्वल टू पी नोट ए मोलबिन ए के, और पी बी नोट इक्वल टू पी नोट बी मोलबिन ऑफ बी के। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूँगा कि जब हम इनको मिक्स कर रहे हैं
अवयवों को मिक्स करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो आदर्श विलयन होगा। तो मैं आपसे कहूंगा आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी कौन सा? मिक्सिंग। जब हम अवयवों को मिक्सिंग करेंगे तो डेल्टा वी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इधर मैं कहूंगा डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। आयतन में परिवर्तन 0 के बराबर नहीं है, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव आ जाता है, तब वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम जब अवयवों को मिश्रित करते हैं तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो है डेल्टा एच मिक्सिंग जो है ये 0 के इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है। और यदि नोट इक्वल टू 0 आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग नोट इक्वल टू 0 आ जाता है, तब मैं कहूँगा अनादर्श विलयन है। ठीक है, यानी कि आदर्श विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर जो अभिक्रिया होगी ना तो उष्मा छेपी होगी और ना ही उष्मा शोषी होगी, यहाँ उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तब हम कहेंगे ये कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, और एंथैल्पी में चेंज होता है तब हम कहेंगे कैसा सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा नेक्स्ट डिफरेंट, यदि हमारे पास विलयन में जो अवयव हैं, अवयव कौन कौन से हैं? विलयन में 2 अवयव सपोज किए मैंने, ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है इनके बीच में जो आसंजक बल है, इस आसंजक बल का परिमाण जो आएगा ए या बी जो है, इनके बीच जो सहसंजक बल लगेगा इस सहसंजक बल के परिमाण के बराबर होगा, तब तो मैं कहूँगा आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि अवयवों के बीच ना तो अट्रैक्शन फोर्स जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स में, यानी कि जो इन अवयवों का आसंजन सहसंजन बल था ये ही अवयव विलयन में दोनों के बीच आसंजन बल के परिमाण के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि ए बी का जो अन्योन क्रिया है इसकी वैल्यू ए और बी के बीच जो अवयव अलग अलग है उनके बीच अन्योन क्रिया के इक्वल नहीं आती है, डिफरेंट हो जाती है, या तो आकर्षण बल बढ़ जाता है या आकर्षण बल के मान में कमी आ जाती है, तब कौन सा सॉल्यूशन आएगा? अनादर्श विलयन आएगा। कौन सा विलयन आएगा? अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हमने कहा आदर्श विलयन की डेफिनेशन पूछे, तब हम कहेंगे वे विलयन जो प्रत्येक ताप और दाब की अवस्था पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, कौन से विलयन कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। और जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, कौन से विलयन कहलाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाएंगे। आदर्श विलयनों में मैंने कहा जब हम अवयवों को मिश्रित करेंगे तो विलयन का कुल वाष्पदाब जो आएगा वो प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होगा, और प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मूल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं होता है, तब तो हम कहेंगे आदर्श विलयन है। और ये चेंज हो जाता है तब हम कहेंगे कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन है। हमने कहा जब अवयवों को हम आपस में मिश्रित करें, मिश्रित करने पर इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुल आयतन का मान दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर आ जाता है, आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन शो नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे डेल्टा वी जो है ये 0 है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और डेल्टा वी का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो कैसा हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमने कहा जब इनको अवयवों को मिश्रित करेंगे तो मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। और एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं आता है तब हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमारे पास हो गया कि जब अवयव विलयन में जो अवयव हैं, कौन कौन से अवयव सपोज किए थे मैंने? ए और बी। विलायक ए लिया था, विलेय बी सपोज किया था, तो इन ए और बी के बीच जो अन्योन क्रिया होगी इसकी वैल्यू ए या फिर बी में जो अन्योन क्रिया है, अवयवों के बीच की जो अन्योन क्रिया है इसके बराबर आ जाती है, तो ये आदर्श सॉल्यूशन है। और अन्योन क्रिया चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीज हो जाएगी आकर्षण बल में, अन्योन्य आकर्षण बल बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन है? अनादर्श सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आदर्श सॉल्यूशन जो है इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो आदर्श सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करेंगे। अनादर्श सॉल्यूशन को हम आगे 2 भागों में डिवाइड करेंगे फिर से, तो मैं यहाँ पर जो पॉइंट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आदर्श सॉल्यूशन के उदाहरण।
देखो जब आपको सेम प्रकृति के विलयनों को मिला दिया जाए, अवयवों को मिला दिया जाए, एक जैसे समान प्रकृति के अवयवों को मिलाया जाए तो आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, मैंने कहा अल्कोहल ग्रुप के दो कंपाउंड्स मैंने मिला दिए। मैंने एग्जाम्पल लिया मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। मैंने कहा मेथेनॉल ये भी अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, एथेनॉल ये भी अल्कोहलिक ग्रुप का कंपाउंड है। दोनों को मिला दिया तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि ये आदर्श विलयन है। ठीक है, मैं कह देता हूं नॉर्मल हेक्सेन एल्केन सीरीज का कंपाउंड है और इसमें नॉर्मल हेप्टेन मिला देता हूं तो मैं आपसे कहूंगा दोनों एक ही ग्रुप के एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स मिक्स किए हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास क्लोरोब्यूटेन और मैंने कहा दूसरा ब्रोमोब्यूटेन, एल्किल हैलाइड कंपाउंड्स हैं दोनों, तब भी मैं कहूँगा अन्योन्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड्स ले लिया बेंजीन और बेंजीन में मैंने मिक्स किया टोलुइन। दोनों एरोमेटिक ग्रुप हैं और दोनों एरोमेटिक ग्रुप हैं, तब मैं कहूँगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अन्योन्य क्रिया में। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। फिर मैं कह देता हूँ C2H5Cl क्लोरोएथेन और इसमें C2H5Br ब्रोमोएथेन मिला दिया मैंने। सेम नेचर के सॉल्यूशन है, सेम नेचर के अवयव हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, मैंने कहा क्लोरोबेंजीन और इसी में मैंने कहा एरोमेटिक हैलाइड ले लिया ब्रोमोबेंजीन। कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। मैंने कहा कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन वाले ग्रुप में ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड मिला दिया। कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछे या आपको कोई उदाहरण देकर के पूछ ले ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो हमें समान प्रकृति के अवयवों को मिला दिया, एक ही ग्रुप के अवयवों को मिला दिया तो समझ जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में जो आरेख आएगा वो आरेख राउल्ट के नियम के आरेख के इक्वल होगा। आइडियल आदर्श विलयनों के लिए आरेख जो आएगा वो सेम आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम के आरेख के बराबर आएगा। राउल्ट के नियम में आरेख मैंने समझाया था कि ये आरेख है मेरे पास, इस अक्ष पे मैं मोलबिन लेता हूँ और मोलबिन लिया मैंने तो यहाँ पे मैंने ए का मोलबिन 1 कर दिया तो बी का मोलबिन क्या होगा? 0, क्योंकि कुल मोलबिन क्या होता है? 1 होता है। ए का मोलबिन 1 लिया है तो यानी कि यहाँ पर शुद्ध अवयव ए है। अवयव ए कौन सी अवस्था में है? शुद्ध अवस्था में है। तो यहाँ वाष्प दाब इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P0 से। इस अक्ष यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने ए की वैल्यू 0 ली है, मोलबिन 0 लिया है तो बी का मोलबिन 1 हो जाएगा। और यहाँ मैंने कह दिया बी जो है अवयव है ये मेरे पास शुद्ध अवस्था में है और मैंने सपोज कर लिया ये P0B है। ठीक है, जैसे जैसे मैं ए के मोलबिन कम करूंगा वैसे वैसे बी के मोलबिन बढ़ेंगे और ए का दाब कम होता जाएगा और ये आरेख आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं बी के सापेक्ष लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे मैं कहूँगा PA बराबर P0A मोलबिन A और यहाँ मैं कह दूंगा आंशिक दाब PB बराबर P0B मोलबिन ऑफ B और इन दोनों को मिला दिया तो मेरे पास ये आरेख आ गया। और इस आरेख पर मैं आपसे कहूँगा कि P सॉल्यूशन बराबर किसके आएगा? PA प्लस PB के, ये बराबर आ जाएगा P0A मोलबिन A प्लस P0B मोलबिन B के। जब कोई भी विलयन इस आरेख की अनुपालना करता है तब मैं कहूँगा आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है। क्लियर हो गई बात? कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन। अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। तो हमने कहा अनादर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं, कौन से विलयन कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयनों में मैंने कहा विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा,
तब हम कहेंगे अनादर सॉल्यूशन है। सेकंड मैं कह सकता हूं कि जब हम उन अवयवों को मिश्रित करते हैं तो मिक्सिंग करने पर आयतन परिवर्तन होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं आती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाती है, तब हम कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, अनादर्श विलयन है। ठीक है, कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन है। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा आता है, अनादर्श विलयन। कौन से विलयन की बात करेंगे, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में मैंने कहा कि पहली बात ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने कहा कि जब हम डेल्टा वी मिक्सिंग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल आएगा किसके, 0 के। हम तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन में डेल्टा एच जो आता है मिक्सिंग करने पर ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और मैंने कहा विलयन में अवयव जो हैं ए और बी, इनकी अन्योन्य क्रिया जो आएगी, ये अन्योन्य आकर्षण बल नॉट इक्वल टू आएगा ए ए या बी बी, अन्योन्य क्रिया के बराबर नहीं होगा, उनसे डिफरेंट होगा। तब हम कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, अनादर्श विलयन है। ठीक है, अब देखें अनादर्श विलयन जो आते हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं जो धनात्मक विचलन वाले होंगे, कौन से होंगे, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और दूसरे हमारे पास होंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। कितने प्रकार के भागों में डिवाइड कर दिया हमने, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक धनात्मक वाले और एक हमने डिवाइड कर दिया ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, देखो अभी हमने आदर्श विलयनों के लिए ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को दोबारा देखेंगे एक बार। मैंने आदर्श विलयनों के लिए ग्राफ आपको कहा कि यहाँ मोलबिन ए की वैल्यू 1 है, मोलबिन बी की वैल्यू 0 है, तो ये पी नोट ए आ गया, शुद्ध अवस्था का आंशिक वाष्प दाब निकाला हमने, ए अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। यहाँ मैं कहूँगा मोलबिन ए की वैल्यू 0 है, तो मोलबिन बी की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 1 होगी। यहाँ पर मैंने कहा ये हो गया पी नोट बी। ठीक है, पहली बात यहाँ ध्यान रखेंगे, ए का वाष्प दाब कम आ रहा है, बी का वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है, यानी बी अधिक मात्रा वाला अवयव है और ए कम मात्रा वाला अवयव है। मैं ए को उच्च कर देता हूँ, बी को कम कर देता हूँ, तो ए अधिक मात्रा वाला यानी विलायक हो जाएगा, बी कम मात्रा वाला यानी कि विलेय हो जाएगा। ठीक है, ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक विलेय है एक विलायक है। अब मैंने कहा जब ए की वैल्यू हम कम करते जाएं तो हमारे पास ये आरेख आ गए और बी के सापेक्ष ये आरेख आ गया, और दोनों को मिलाए तो ये आरेख आ गया हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा ये हो गया पी ए के लिए, पी ए बराबर मोलबिन ए, पी नोट ए मोलबिन ए, पी नोट ए मोलबिन ए के, ये आ गया पी बी बराबर पी नोट बी मोलबिन बी के, और ये पी सॉल्यूशन बराबर आ गया पी ए प्लस पी बी के। तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 तरीके का वेरिएशन हो सकता है। जब मैंने कहा कि ए का आंशिक वाष्प दाब इसके मोलबिन के समानुपाती नहीं आए, या फिर इसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और इसके मोलबिन के गुणनफल के बराबर नहीं आता है, तब या तो ये इसकी वैल्यू कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जब ये वाला आरेख इस तरह से शो होता है और ये वाला आरेख इस तरीके से शो हो जाता है और ये आरेख अपने मूल आरेख से नीचे आता है, तब हम कहेंगे कि ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है, क्योंकि अब इसमें दाब पहले की तुलना में कम हो गया। क्या हो गया? कम। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है, यदि मैं इस ए का वाष्प दाब इसके मोलबिन से समानुपाती ना हो के ज़्यादा होगा, बी का दाब ज़्यादा होगा, और ये इस तरीके के ऊपर से विचलन दर्शाएंगे, तब मैं कहूँगा कि ये विलयन मेरे पास
अनादर्श विलयन है, लेकिन कौन से हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। ठीक है, तो अनादर्श विलयन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, जिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।